10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है सरस्वती सिंधु सभ्यता, उसके बारे में पढ़ रहे थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के विकास, कला और उसके कालक्रम विस्तार के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है राजनीतिक जीवन, कि जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है उसका राजनीतिक जीवन कैसा था। आज तक कोई भी इसका जो करेक्टली है वो नहीं बता पाया है कि यहाँ पर राजनीतिक जीवन कैसा था, लोकतंत्री शासन था या राजतंत्रीय या गणतंत्रीय, कोई भी कुछ नहीं बता पाया है करेक्टली। लेकिन सभी ने जो प्रमाण मिले हैं उसके हिसाब से अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या मत दिए हैं और यहाँ पर कैसा शासन हो सकता है। सरस्वती सिंधु सभ्यता का प्रचार क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। उसका जो क्षेत्र है वो थोड़ा ही था, लेकिन थोड़ा वैसे तो ज़्यादा था, लेकिन उसका प्रचार है वो कम ही हुआ था। लेकिन यहाँ की नगर योजना है, जो इसकी लिपि है, माप है, वो उसमें इसके बारे में यहाँ पर काफ़ी विकास हो चुका था। जो हमारी सरस्वती सिंधु सभ्यता है वो प्राचीन समय की एक सिंधु सभ्यता है, जो सरस्वती और सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। इसमें अलग अलग क्या है इसकी, जब जैसे ही हमने ये पतन हो गया था इसका, लेकिन जिस वर्तमान समय में हमने इसकी खोज शुरू की है और हमें नई नई चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, उसके अनुसार हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी, पहले कैसा जीवन था, पहले के लोगों में कितना विकास था, उन्होंने क्या क्या खोजें कर ली थी। तो ऐसे ही ये भी एक सरस्वती सिंधु सभ्यता एक इसका उदाहरण है, इसके बारे में हम जो पढ़ रहे हैं। इसका राजनीतिक जीवन के बारे में हेक्टर मौर्य ने यहाँ के शासन को गणतांत्रिक माना है। गणतांत्रिक माना है, जैसे यहाँ गणतांत्रिक मीन्स यहाँ पर जो लोगों का शासन है, यहाँ पर गणतांत्रिक शासन माना है। किसने माना है? हेक्टर मौर्य ने। हेक्टर मौर्य ने क्या माना है कि यहाँ पर कैसा शासन था? गणतांत्रिक था, सभी लोगों की यहाँ पर चलती थी। सार्वजनिक भवनों और नगद द्रव्य का प्रयोग संभवतः परिषद के सदस्यों के लिए किया जाता होगा। इसने क्या कहा है कि हमें यहाँ पर क्या मिले हैं? सार्वजनिक भवनें उपलब्ध हुए हैं। हमने यहाँ पर खुदाई में सार्वजनिक भवनों और नगद द्रव्य के बारे में देखा है। तो ज़रूर ये क्या है, ये जो परिषद के लोग हैं, जैसे MLA जितने भी हैं, उनके लिए हमारे जो सदन में वो जगह होती है, वैसे ही यहाँ पर भी सार्वजनिक भवनों में इनके के लिए स्थान होगा। ये किसने कहा? ये हेक्टर महोदय ने कहा है। अपनी ओर से क्या देखकर सार्वजनिक भवनों का निर्माण देखा है उसने, ऑब्जर्व किया है उसने, ये जो अपनी बात है वो कही है कि यहाँ पर क्या है? गणतांत्रिक शासन है। लेकिन जो व्हीलर है वो कहते हैं कि सत्ता का स्रोत कोई भी क्यों न रहा हो, उसमें संभवतः धर्म को ही प्रमुखता प्राप्त होती है। हमारा देश वो क्या है? धर्मनिरपेक्षता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। लेकिन व्हीलर क्या कहते हैं कि यहाँ पर कैसा भी सत्ता का स्रोत हो, लेकिन यहाँ पर क्या थी? धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता होगा। इसने ये बात किसने कही? ये बात कही है व्हीलर ने। मेसोपोटामिया सभ्यता में नगर राज्यों का संचालन पुरोहित शासनों के हाथों में था। व्हीलर कहते हैं कि जो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, जो इसका एक शहर है, शहर टाइप एक इसका जो स्थान है, उस पर क्या था? पुरोहित मतलब जो पुजारी वगैरह होते हैं, उनके हाथ में यहाँ का शासन था। ओके। संपूर्ण भूमि मंदिरों की संपत्ति थी। जितनी भी यहाँ पर भूमि थी वो किसके अधीन थी? वो मंदिरों के अधीन थी। और पुजारी है, जो पुरोहित हैं, वो उनके हाथों में क्या था? इनका शासन था। ये किसने कहा है? ये व्हीलर ने की है। और जो हेक्टर महोदय है, उन्होंने कहा था कि जितने भी सार्वजनिक भवन हैं उस वहाँ पर क्या है? जो परिषद के सदस्य हैं वो बैठा करते थे। जो विद्वानों का इन दोनों की तो अलग अलग राय है, इन्होंने अपने अपने ऑब्जर्वेशन से अपना अपना मत दिया है। लेकिन इसी प्रकार जो विद्वान हैं वो क्या कहते हैं कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के प्रशासन का संचालन है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो राजधानियों से होती थी। इन्होंने क्या माना है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जितने भी दो जो शहर हैं वो क्या माना है? इसकी राजधानी मानी है, क्योंकि ये दो प्रमुख हैं। इसके बारे में हम जनरली पढ़ते हैं, हमारे पीछे बुक्स में भी आया हुआ है ये नाम। ये क्या है? ये सिंधु सभ्यता का ये जो शहर हैं प्रमुख है, मेन शहर हैं। जैसे हमारा जो इंडिया क्या है? कंट्री है, इसमें जो महाराष्ट्र है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, ये क्या है? ये इसके प्रमुख शहर हैं। वैसे ही क्या थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। लेकिन राखीगढ़ी और धोलावीरा के आकार को देखकर इनके महत्व को भी नहीं नकारा जा सकता। इसने क्या किया? जो राखीगढ़ी और धोलावीरा है वो भी आकार के हिसाब से ज़्यादा इससे बड़े ही थे, लगभग इसके ही बराबर थे। तो इनके आकार को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि इनको भी महत्व नहीं दिया गया था, केवल हड़प्पा को महत्व दिया गया था, ये हम इसके बारे में नहीं कह सकते। इसलिए जो प्रशासनिक लोगों हैं, जो विद्वानों हैं, वो इनके बारे में करेक्टली नहीं बता सके हैं कि यहाँ पर कैसा शासन था।
जो हेटर महोदय वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर गणतांत्रिक था। वेलर क्या कहता है यहाँ पर धर्म को मुख्यता दी गई थी। लेकिन जो विद्वान है वो क्या कहते हैं कि जो दो राजधानियां हैं उसके द्वारा यहाँ पर शासन चलाया जाता था। तो हमें यहाँ से करेक्टली ये नहीं पता चलता है कि जो राजनीतिक जीवन है यहाँ पर कैसा था। इससे अगला हमारा जो पॉइंट्स आता है वो है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन जैसे यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था, वो कैसे क्या क्या काम करते थे, वो क्या था हमारा सामाजिक जीवन में। सरस्वती सिंधु सभ्यता का समाज अनेक वर्गों में विभाजित रहा होगा। जितने भी सरस्वती सिंधु सभ्यता है उसने क्या कहा है कि उसमें इसका जो क्षेत्र है प्रचार है वो काफ़ी बड़ा है। तो इसने कहा कि इसका जो विभाजन है वो काफ़ी वर्गों में हुआ होगा। इसमें अलग अलग शहर होंगे, अलग अलग पार्ट्स होंगे। हमने शुरुआत में पढ़ा था कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के पूर्व पश्चिम में क्या है, दो टीले हैं। एक का नाम दुर्ग है, एक आवास क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो नगर को दुर्ग क्षेत्र और आवास में क्या है विभाजित किया गया है। जो नगर है सरस्वती सिंधु सभ्यता को एक नगर मान के किया गया है, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो दुर्ग क्षेत्र, एक आवास क्षेत्र। जो नगर दुर्ग है उसमें क्या है, वहाँ पर संपन्न लोग हैं, जैसे जो हमारे रिच मैन कहते हैं, अमीर लोग कहते हैं, वह वो क्या थे, वो दुर्ग क्षेत्र में रहा करते थे। और वहाँ पे जो बड़े लोग हैं, शासन वर्ग हैं, वो भी वहीं पर रहते थे। धोलावीरा के दुर्ग क्षेत्र को भी दो भागों में बांटा गया है। इसमें क्या है, जैसे हमारे ये नगर है उसको दो भागों में विभाजित किया, दुर्ग और आवास। दुर्ग और आवास। फिर जो आवास दुर्ग है उसको भी कितने में, दो भागों में फिर से विभाजित कर दिया गया है। कहाँ पर, धोलावीरा में। इसने यही कहा है कि नगर है उसको दो भागों में विभाजित किया है, दुर्ग और आवास में। और फिर दुर्ग को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन से शहर में, धोलावीरा में। धोलावीरा के दुर्ग क्षेत्र को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें मुख्यतः एक शासन वर्ग है और दूसरा महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी रहते होंगे। कि माना गया है कि करेक्टली नहीं पता कि वहाँ पर क्या था, लेकिन क्या कहा है कि प्रशासनिक अधिकारी रहते होंगे। ये क्या है, अनुमान लगाया जा रहा है, यहाँ पर करेक्टली नहीं पता है। तो इसने क्या कहा है कि जो दुर्ग है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। कहाँ पर, धोलावीरा के जो शहर है वहाँ पर। उसमें से एक में कौन रहता है, जो शासन वर्ग है वो, और जो दूसरे भाग है उसमें कौन रहता है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वे वो। दुर्ग क्षेत्र में सुरक्षा और विशेष सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था। जो दुर्ग क्षेत्र है उसमें ज़्यादा फैसिलिटी दी जाती थी, सुरक्षा दी जाती थी। आवासीय क्षेत्र में व्यापारी, सैनिक, शिल्पकारी अधिकारी जो है वो लोग रहते थे। जो दुर्ग है वो अमीरों के लिए बना हुआ था, वहाँ पर संपन्न व्यक्ति हैं वहीं रहते थे। लेकिन आवासीय है वहाँ पर मीडियम्स और लो लेवल के जितने भी लोग हैं वो वहाँ पर आवास क्षेत्र में रहते थे। धोलावीरा में इस वर्ग के लोगों को भी दो अलग अलग आवासीय क्षेत्रों में रहते थे। जो धोलावीरा है उसमें भी कुछ जो मीडियम्स लोग हैं वो भी रहते थे, लेकिन वो अलग आवासीय क्षेत्र में रहते थे। जो दुर्ग है उसमें केवल संपन्न लोग थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में आवासीय क्षेत्र रक्षा प्राचीर से भी नहीं गिरे हुए थे। जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा है उसमें जो आवासीय क्षेत्र है, जो मीडियम लोगों का क्षेत्र है, वो रक्षा प्राचीर से नहीं गिरा हुआ था। वहाँ पर सुरक्षा इतनी ज़्यादा नहीं थी। हम क्या पढ़ रहे हैं, जैसे सामाजिक का जीवन है उसमें दो, जो नगर है उसको दो भागों में बांटा गया है, दुर्ग और आवास को। दुर्ग में क्या है, संपन्न लोग हैं, आवास में क्या है, मीडियम लोग हैं। हम वही पढ़ रहे हैं कि कौन से में कौन से लोग हैं। किंतु इसमें आगे क्या गया है कि किंतु कालीबंगा, लोथल, बनावली और धोलावीरा में किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किलेबंदी मतलब जो शहर, उसके शहर है या नगर है उसके बाहर की जो चारदीवारी है वो खींची गई है, किलेबंदी बनाई गई है। किसके लिए, सुरक्षा के लिए। यहाँ पर सुरक्षा के प्रमाण भी मिले हैं। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में आवासीय क्षेत्र के लिए कोई रक्षा का सबूत हमें प्राप्त नहीं हुआ है। सरस्वती सिंधु सभ्यता में समाज के कृषक, कुंभकार, बढ़ई, नाविक आदि लोग भी रहते थे। यहाँ पर अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो सभी प्रकार के लोग रहते थे। व्यापारी, अमीर, गरीब, किसान, सभी प्रकार के लोग यहाँ पर मौजूद थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुओं को खाता है या उससे भोजन करता है वो क्या है, शाकाहारी होता है। जो मांस खाता है, जीव जंतुओं को खाता है, वो हमारा क्या होता है, मांसाहारी है। और जो दोनों चीज़ों को खाता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी। जिनका मुख्य भोजन है वो, उनकी जो फसल है ये वो कौन कौन सी थी, जौ, गेहूँ, चावल। और इनका भोजन है उसमें भी ये काउंट किए जाते हैं, जौ, गेहूँ, चावल, फल, सब्जियाँ,
दूध, ये सभी क्या है, ये शाकाहारी हैं। लेकिन जो मांस है, मछली, भेड़, बकरी, ये क्या है, ये मांसाहारी के हैं। जो इससे ऊपर थे वो क्या है, शाकाहारी के हैं। खुदाई में मिले चूल्हे और सिल बट्टे आदि से भोजन पकाने के प्रमाण मिले हैं। हमें वैसे तो नहीं पता था कि यहाँ पर क्या है, भोजन पकाया भी जाता था, लेकिन हमें यहाँ पर क्या मिले हैं, खुदाई में चूल्हे मिले हैं, जिसके अनुसार हम बता सकते हैं कि यहाँ पर भोजन को बनाया भी जाता था। उस वक्त भोजन को पकाने की विधि भी पता लग चुकी थी। भोजन के लिए थाली, गिलास, कटोरा और लोटा वगैरह आदि का भी प्रयोग किया जाता था। क्योंकि हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ें जो हैं वो भी इस खुदाई में हमें सरस्वती सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई हैं, जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अच्छे से उस वक्त विकास हो चुका था। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जैसे सरस्वती सिंधु सभ्यता। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कालक्रम, विस्तार, और इसके बारे में हमने पढ़ा है सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला। जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है उनकी कला कौन सी है। अगर आपने अभी तक ये नहीं पढ़े हैं तो आप पिछली वीडियो में जाके इसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। इससे नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा है राजनीतिक जीवन है, और उससे नेक्स्ट पढ़ा है हमने सामाजिक जीवन। अब हम पढ़ रहे हैं फिलहाल सामाजिक जीवन ही। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि भोजन के लिए हमें यहाँ पर जो बर्तन है वो भी प्राप्त हुए हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता के निवासी वस्त्र और आभूषण के विशेष शौकीन थे। वे हमें कैसे पता चलता है कि हमें यहाँ से खुदाई से कुछ आभूषण हैं वो भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, कुछ कपड़ा भी प्राप्त हुआ, जिससे हम बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या थे, कपड़े और आभूषण के भी ज़्यादा डिजाइनदार के शौकीन थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रस्तर की मूर्ति, अलंकृत शाल ओढ़े हुए, तो जिसका बायां कंधा ढका है और दाहिना खुला। इसमें क्या बताया कि जो मोहनजोदड़ो में जो इमारत, एक मूर्ति है वो प्राप्त हुई है, उस पे क्या है, उस पे जो आभूषण है वो पहनाए गए हैं, जिसके अनुसार हम ये बता सकते हैं कि मोहनजोदड़ो जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है वहाँ पर जो कला है उसके बारे में अच्छे से विकास हो चुका था। दाढ़ी विशेष रूप से संवरी हुई है और केस के पीछे की ओर संचार एक फीते से बंधे हुए हैं। ये किसके बारे में बताया गया है, ये जो हमें मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से खुदाई में, उसके बारे में डिटेल से बताया गया है कि वो मूर्ति है वो कैसी दिखती है। आभूषण के मुख्य रूप से बार, पूंजबंद, कंगन, अंगूठी आदि पहनी हुई है। स्त्री और पुरुष दोनों के आभूषण पहनते हैं, जिससे निर्माताओं की कलात्मक अभिरुचि का परिचय मिलता है। इसमें क्या बताया है कि इसमें सिंपली यही बताया है कि यहाँ पर कला का विकास हो चुका था। यहाँ पर आभूषण के जो हैं वो हमें यहाँ पर खुदाई में प्राप्त हुए हैं। धनी लोग हैं वो सोना, चांदी, कीमती पत्थर, हाथी के दांत आदि के क्या बनवाते थे, आभूषण बनवाते थे। लेकिन जो निर्धन लोग हैं, जो मीडियम लोग हैं, वो मिट्टी के, हड्डी के या पत्थर के ही आभूषण पहनते थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों की केश विन्यास में विशेष होती थी। वे विशेष रूप से हाथी के दांत के कंगे भी बनवाए जाते हैं। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुए, यहाँ से हमें कंगे भी प्राप्त हुए हैं जो तांबे और विशेषकर हाथी के दांतों से बने हुए हैं। स्त्रियाँ काजल, सुरमा, सिंदूर भी लगाती थी। शतरंज का खेल, यहाँ पर क्या है, श्रृंगार के जो सामान है, आभूषण वगैरह, उसके साथ साथ हमें यहाँ खेल के भी सामान मिले हैं, जैसे शतरंज की मोहरें। जो हमारे शतरंज की मोहरें हैं जो यहाँ पर दिखाई गई हैं, हमें ये भी सरस्वती सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उस वक्त शतरंज का खेल है उसका भी विकास हो चुका था। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग शिकार के भी शौकीन थे, और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी खिलौने यहाँ से उपलब्ध हुए हैं। उस वक्त खिलौने भी उपलब्ध हो चुके थे। इसमें क्या बताया है पूरे में, इसमें पूरे में सामाजिक जीवन में बताया है कि जो नगर है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, दुर्ग और आवास में। फिर दुर्ग है उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, धोलावीरा में। जो आवासीय क्षेत्र वहाँ पर मीडियम लोग रहते हैं, और जो दुर्ग है वहाँ पर संपन्न लोग रहते हैं। फिर इसमें बताया है कि जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पर एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है कि उसमें कौन कौन से आभूषण है वो प्राप्त हुए हैं, उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ से हमें कंगे वगैरह और जितने भी अलग आभूषण है वो हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और जो शतरंज की खेल की मोहरें हैं वो हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। बच्चों के खिलौने आदि भी प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आभूषण, खेल वगैरह, कला की जितनी भी चीज़ें हैं उसका विकास हो चुका था। तो अब हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पर राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन के बारे में डिटेल से पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में। हमने जो सामाजिक जीवन है, राजनीतिक है, नगर योजना है, कालक्रम है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे आर्थिक और धार्मिक, हमारे ये 2 पॉइंट्स रहे हुए हैं। तो हमारे ये अगले पॉइंट्स है वो अगली वीडियो में देखिए।